का जो हमारा टॉपिक है वह सामान्य अध्ययन के टॉपिक्स पर आधारित है, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। तो इसमें यह बताना है कि किस सूची का जो है स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। किस सूची की स्थापना किस वर्ष हुई है, जैसे विश्व आर्थिक मंच, एशियाई विकास मंच, विश्व व्यापार संगठन और ओपेक। तो इसको जो है वो सही तरीके से सुमेलित करना है, इसको सही तरीके से सुमेलित करना है। तो इसको सही सुमेलित जो करेंगे वो इसका जो सही आंसर जो होगा वो आपका है, जैसे विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है वो 1971 में हुई, जबकि एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है वो 1966 में हुई और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई और ओपेक की स्थापना जो है वो 1960 में हुई। अगर इस प्रकार का जो है तो कह सकते हैं कि पहले का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा और डी का चौथा जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो कूट के आधार पर जो हमारा जो है क्वेश्चन है वो हमारा ए ऑप्शन जो है वो इसका पूर्णतया सही होगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समितियों में से कौन एक आय वितरण जीवन के स्तर के आकलन से संबंधित थी। ऑप्शन है सुरेश तेंदुलकर समिति, दांतेवाला समिति, महालनोबिस समिति या फिर मल्होत्रा समिति। कौन सी समिति जो है वह एक आय और वितरण और जीवन स्तर के आकलन से संबंधित है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है महालनोबिस समिति, मतलब सी ऑप्शन जो है वो एक सही है। और कह सकते हैं कि 1960 में महालनोबिस समिति जो है वो गठित हुई थी, मतलब 1960 में यह समिति का गठन हुआ था। जबकि सुरेश तेंदुलकर जो समिति है इसका गठन जो है वो गरीबी आकलन से हुआ था के संबंध में था, और दांतेवाला समिति जो है वह बेरोजगारी से संबंधित है और मल्होत्रा समिति का संबंध जो है वो आपका बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नीचे कथन और कारक दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है कि इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, और दूसरा है कि 1231 में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया, जो संभवतः भारत में पहला मकबरा था, जो भारत में पहला मकबरा था। कूट के आधार पर चयनित करना है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दूसरा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। इस आधार पर आपको चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि ए आर दोनों सही है और इसको व्याख्या यही करता है। क्योंकि सल्तनत काल में मकबरा शैली का आरंभ जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है, और उसने 1231 में अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन का मकबरा बनवाया था, जिसे हम सुल्तान गढ़ी के मकबरे के नाम से भी जानते हैं। इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण 1234 में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि जब रोजगार के आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर मौसमी बेरोजगारी। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। बस इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका जो है वो पूर्णतया सही है। संरचनात्मक बेरोजगारी, जब रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वालों की योग्यता से कोई तालमेल नहीं होता है, ठीक है, तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। भारत में जो है यह बेरोजगारी इसी प्रकार से बड़े स्तर पर फैल रही है। अगला प्रश्न है कि पहले ये भी कथन और कारक पर आधारित है। इसमें दिया गया है स्वापोषी जीवों द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा पुनः और सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, और दूसरा है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह एक जो दिशा में होता है।
ये आपको बताना है कि कौन सा इसका जो है वो सही आंसर है, कि एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इसका कौन सा जो कथन है वो पूर्णतया सही है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। इसके कथन जो है दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि सतत विकास के कौन कौन से लक्ष्य थे और वो उनके विषय कौन से हैं। जैसे SDG 6, SDG 14, SDG 13 और SDG 11, तो इनका संबंध किससे रहा है, इनका संबंध किससे रहा है। तो इसका सही जो आंसर है कि SDG जो 6 है इसका संबंध जो है वो सभी के लिए स्वच्छ जल की पूर्ति करना है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो 6 का जो है वो तीसरा है। फिर है SDG 14। SDG 14 का है महासागरों और समुद्रों, महासागरों और समुद्रों से संबंधित है। तो इसका जो है वो आपका कह सकते हैं कि ए ऑप्शन, मतलब जल के नीचे जीवन, तो इसका 14 का ए हो जाएगा। फिर है SDG 13। SDG 13 का मतलब है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। SDG 14 का मतलब है 13 का मतलब है जलवायु परिवर्तन और SDG 11 का मतलब है सुरक्षित एवं लचीले और टिकाऊ शहर। तो इस प्रकार जो सही जो इसका आंसर होगा, इसका सही जो आंसर है वो आपका होगा डी ऑप्शन 3, 1, 4, 2। तो इसका जो सही आंसर ये है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। प्रकाश के रासायनिक धुंध में सदैव क्या होता है। ऑप्शन है फास्फोरस, मीथेन, ओजोन या फिर सल्फर। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, ओजोन। इसमें हमेशा ओजोन पाई जाती है। सी ऑप्शन जो है इसका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी निकट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह एक सूक्ष्म आवास होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां अथवा उपजातियां निवास करती हैं, और दूसरा है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। कूट के आधार पर इसको चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, केवल दूसरा सही है, पहला जो है वो गलत है। क्योंकि पारिस्थितिकी निकट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है वो ग्रीनल्स ने किया था। सबसे पहले जो है वो ग्रीनल्स ने किया था, और ग्रीनल्स ने इस शब्द का प्रयोग जो है वो 1971 में किया था। 1971 में किया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकृति की क्रियात्मक इकाई नहीं है। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, की स्टोन प्रजाति या फिर पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाउस की संकल्पना रेमंड डॉसमैन, बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, हरित विकास WS एडम्स या इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। तो इसका सही जो आंसर है वो है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है वो डॉसमैन ने नहीं दी है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो है वो आपके जोसेफ फोरियर ने दी है। जोसेफ फोरियर ने दी है। जबकि जैव विविधता जो शब्द है, मतलब कि डॉसमैन ने क्या दिया है, डॉसमैन ने जो दिया है वो दिया है जैव विविधता शब्द, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, जोरहाट, दार्जिलिंग और नागपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है जोरहाट। जोरहाट जो है ये कहाँ है, जोरहाट जो है वो असम राज्य में स्थित है। जोरहाट जो है वो असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। राजा राम मोहन राय आर्य समाज, दादा भाई नौरोजी वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय और जमनालाल बजाज बंबई एसोसिएशन। तो कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन।
सी ऑप्शन जो है वो सही है। लाला लाजपत राय ने लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय बनाया था, जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने वर्धा का सत्य आश्रम नहीं बनाया था, इन्होंने बंबई एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं। जमनालाल बजाज जो हैं वो वर्धा के सत्याग्रह आश्रम से जुड़े हुए हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी जो हैं वो बंबई एसोसिएशन से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1 जुलाई 2002, 1 जुलाई 2003, 1 जुलाई 2004 या फिर 1 जुलाई 2005। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका जो सही है वो आपका है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है वो पूरा सही है, ठीक है, क्योंकि इसका सी ऑप्शन जो है सही, इसे 1 जुलाई 2005 सॉरी इसका जो सही आंसर है वो डी है, 1 जुलाई 2005 को यह लागू हुआ था। शायद एक प्रश्न छूट गया है कि पब्लिक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? पहला है भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाने में, कारखानों में काम करने वाले मजदूर की सामाजिक सुरक्षा के लिए, मजदूर किसानों श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव के समाप्त के लिए, या फिर प्रांतीय विधानसभा में भारतीयों की संख्या बढ़ाने के लिए। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका जो है वो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो था 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया था और इसके कानून बनने पर 1929 में लगभग 33 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार करके उन पर मेरठ षड्यंत्र के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में इसकी आलोचना हुई थी, जहां यहां तक की है अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी मेरठ षड्यंत्र केस की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है कि याडाम्बू की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? याडाम्बू की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सॉरी प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध? इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1824 से 1826 के बीच लड़ा गया था और 24 फरवरी कह सकते हैं 24 फरवरी 1826 को याडाम्बू की संधि के द्वारा इसका अंत किया गया था और इस संधि के तहत बर्मियों ने असम, कछार और जयंतिया पर अपना जो है अधिकार छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि जेम्स आउटम द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत को आधार बनाते हुए लॉर्ड डलहौजी द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? कुशासन के आधार पर विलय किया गया। ऑप्शन है अवध, करौली, सतारा या फिर झांसी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है अवध। अवध को कुशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था और जो कह सकते हैं जेम्स आउटम की जो रिपोर्ट है ये 1856 में प्रस्तुत की गई थी और डलहौजी की विलय नीति के अंतर्गत ही सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसान विद्रोहों को सही कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है पहले से बाद के क्रम में। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, पावना विद्रोह या फिर तेभागा आंदोलन। जो इसका जो सही जो आंसर आएगा कि कौन विद्रोह पहले हुआ और कौन उसके बाद में हुआ, कोड के आधार पर हमें चयनित करना है। जो पावना विद्रोह है, जो हमारा पावना विद्रोह है, पावना विद्रोह का जो सन है वो है 1873 से 76 और चंपारण जो है वो है 1917। चंपारण जो है वो है 1917। खेड़ा जो है वो 1918। खेड़ा जो है वो 1918 में हुआ और तेभागा आंदोलन जो है वो 1946 और 50 में हुआ। 1946 से 1950 में हुआ। इस प्रकार जो हमारा सही आंसर जो होगा वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा आकाश से होने वाला वज्रपात कहा गया? रॉलेट एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, राजद्रोह अधिनियम 1909 या 1892 का भारत पर्सी अधिनियम?
जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन ने 1878 में से लेकर आए थे और इसी अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अगला प्रश्न है कि 1872 में पारित नेटिव मैरिज एक्ट का उद्देश्य क्या था? पहला है बाल विवाह को अवैध घोषित करना, लड़की के विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष करना, सी अंतरराज्यीय तथा विधवा विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करना, डी या फिर उपरोक्त सभी। मतलब कि नेटिव मैरिज एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जो आंसर है वो है अंतरराज्यीय तथा विधवा विवाह को विधिक मान्यता देना, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो सी है। और यह जो एक्ट आया था यह 1872 में आया था। अगला प्रश्न है कि पोर्टो-नोवो के युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मराठों अंग्रेजों के बीच मध्य 1781 में लड़ा गया और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने किया। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी, इसका जो है केवल दूसरा ऑप्शन जो है ही सही है, क्योंकि पहला जो गलत है, क्योंकि पोर्टो-नोवो का युद्ध जो है वो अंग्रेजी सेना और हैदर अली के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो आयरकूट ने ही किया था, इसलिए दूसरा सही है और पहला जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? बहराम जी मालाबारी, एस.एस. बंगाली द्वारा, राधाकांत देव या फिर शिव नारायण अग्निहोत्री। 1908 में सेवा सदन की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही जो आंसर है वो है बहराम जी मालाबारी। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बहराम जी मालाबारी। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। जबकि 1830 में राधाकांत देव ने धर्मसभा की स्थापना की और 1807 में देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला हमारा प्रश्न है महात्मा गांधी के द्वारा पहला आमरण अनशन जो है प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में, चंपारण सत्याग्रह के समय या फिर सांप्रदायिक पंचांग निर्णय के विरुद्ध या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो गांधी जी के द्वारा पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया गया, मतलब कि कब प्रारंभ किया गया था? इसका सही जो आंसर है वो है सांप्रदायिक पंचांग के समय, मतलब कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है सही है। अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा एर्वदा जेल में ही इस निर्णय के विरुद्ध आमरण अनशन की घोषणा की गई। 24 सितंबर को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को समझौता हुआ और गांधी जी ने 26 सितंबर को ही अनशन त्याग दिया। गांधी जी की तरफ से इस पूर्ण समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो मदन मोहन मालवीय ने किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि मार्च 1940 में कराची में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सम्मेलन में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। और दूसरा है 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल दो, केवल एक, ना तो एक ना तो दो और दोनों, मतलब सही। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मतलब केवल दो जो है वो सही है, तो दूसरा जो है वो गलत है। ए ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया असत्य है। क्योंकि मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में, जो कराची में है इसलिए गलत है, जबकि लाहौर में उन्होंने पारित किया, इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? देश के कई स्थानों पर सामंत सरकार की स्थापना की गई, ऑपरेशन रूबिकॉन, बंबई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो का प्रसारण और कांग्रेस के द्वारा सरकारी कर्मचारियों से नौकरी छोड़ने का आह्वान करना। तो इसका कौन सा जो है वो सही नहीं है?
तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, क्योंकि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों से यह आह्वान किया गया था कि वह अपनी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करें। तो जो दूसरा है मतलब कि पहला जो डी ऑप्शन है वो गलत है। जबकि ऑपरेशन रूबिकॉन एक गुप्त कोड था जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा यह विचार किया गया था कि अगर आमरण अनशन के समय अगर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कोड या गुप्त भाषा में इसे भेजेंगे। और देश में कई स्थानों पर समांतर सरकारों की स्थापना हुई, जैसे बलिया, तामलुक और सतारा। बलिया में जो समांतर सरकार थी इसका नेतृत्व जो है चित्तू पांडे ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत सरकार की अस्थायी सरकार का गठन किया था? ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1943, 20 फरवरी 1941, 21 अक्टूबर 1941 या 20 अक्टूबर 1940। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 21 अक्टूबर 1943। 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र राज्य की उन्होंने घोषणा की थी। और आजाद हिंद को जो फौज का जो सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व किया था वो 4 जुलाई 1943 को किया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बंग भाषा प्रकाशक सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी। तो इनका जो है इस कूट के आधार पर इनको चयनित करना कि किस संस्था का गठन कब हुआ था। जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है इसका जो गठन हुआ था वो 1852 को हुआ था, 1852 को। और पूना सार्वजनिक सभा का जो गठन है वो 1870 को हुआ था, 1870 को हुआ था। और कह सकते हैं बंग भाषा जो है वो 1836 में हुई थी, 1836 में। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो 1838 में हुई थी, 1838 में हुई थी। इस प्रकार जो सही आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, सल्तनतकालीन निम्नलिखित शासकों में से किसने एक नियामत खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसके अनुसार राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। तो इसका सही जो आंसर है वो है नियामत खुदाई सिद्धांत जो है वो बलबन ने पारित किया था। सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। गयासुद्दीन बलबन जो है वो 1266 से लेकर 65 से लेकर 1287 तक शासन किया और इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था और जिसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि मानी। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा विभिन्न कार्यों के बीच उनको सही सुमेलित करना है, विभाग और उनके कार्य। दारुल सफा, तो इसका सही जो सुमेलित करना है कौन सा? 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही। दारुल सफा जो है वो खैराती अस्पताल को कहते हैं। दीवाने बंदगान जो है वो दासों से संबंधित था और दीवाने इस्तेहाक जो है ये गलत है क्योंकि दीवाने इस्तेहाक वित्त विभाग से संबंधित ना होकर ये पेंशन विभाग से संबंधित था, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो केवल ए ऑप्शन होगा। पहला और दूसरा इसके कथन जो है वो सही है, तीसरा जो है वो गलत है क्योंकि दीवाने इस्तेहाक जो है वो पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ उनके संस्थापक है, जैसे बरकरी संप्रदाय नामदेव, ब्रह्म समाज दादू दयाल, ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल, शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो कूट के आधार पर इनको हमें चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है? इसका केवल 2 1 2 केवल 1 3 2 और 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है उपरोक्त सभी में सही जो है वो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में तकावी से क्या मतलब था? ऑप्शन है सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किए जाने वाला कृषि ऋण, दूसरा संतुर विद्वानों को प्रदान किया जाने वाला अनुदान, तीसरा गांवों से वसूला जाने वाला राजस्व और चौथा अमीरों द्वारा बादशाह को प्रदान की जाने वाली भेंट का नजराना। तो इसका सही जो आंसर है कि तकावी का मतलब था कि सरकार के द्वारा किसानों को प्रदान किया जाने वाला अनुदान, सरकार द्वारा किसान कृषि ऋण, ए ऑप्शन जो है इसका सही है। जबकि संतों विद्वानों को जो नवाब अनुदान देते थे उसे जो है वो कहते थे मदद ए मास,
और अमीरों द्वारा बादशाह को जो भेंट दी जाती थी उसे कहा जाता था पेशकश। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, मज्म उल बहरीन किस मुगल शासक की मूल रचना है? ऑप्शन है औरंगजेब, दारासिको, फर्रुखसियर या फिर मोहम्मद शाह की। इसका सही जो आंसर है वो आपका है दारासिको। दारासिको का जन्म 1615 में हुआ था। इसी ने फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद जो है वो सिर ए अकबर है, जबकि लेनपुल ने इसे कहा था, लेनपुल ने दारासिको को लघु अकबर के नाम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है रघुनाथ राव, माधवराव नारायण, बालाजी विश्वनाथ और सदाशिवराव भाऊ। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सदाशिवराव भाऊ। मतलब डी ऑप्शन जो है वो पूर्णतः सही है। सदाशिवराव भाऊ ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का नेतृत्व किया। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था और यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण या फिर वायु पुराण, गुप्त वंश, मतलब कि कौन से वंश में कौन से पुराण लिखे गए या फिर सभी सुमेलित हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, मतलब कि इसके जो है वो सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कथन कारण पर आधारित है कि महाभारत ग्रंथ को सतसहस्त्र संहिता भी कहते हैं। इसमें 1 लाख श्लोक है, तो कौन सा कथन जो है इस आधार पे सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, जो सही इसकी व्याख्या भी करता है। क्योंकि महाभारत ग्रंथ को सतसहस्त्र संहिता भी कहते हैं क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत ही 2 सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं और महाभारत की रचना जो है वो वेद व्यास ने की थी। अगला प्रश्न है, उपनिषद में वर्णित क्षत्रिय राजाओं में प्रवारण बलि जो है वो कहाँ के राजा थे? विदेह के, पंचाल के, केकय के या काशी के? तो इसका सही जो आंसर है वह है पंचाल के। इसका जो सही आंसर है वो है पंचाल के। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक में नदी का वर्णन है और दूसरे में हड़प्पाकालीन नगर है। तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर था? जैसे सतलज, घग्गर, चिनाब या फिर हिंडन। तो इसका सही सुमेलन है कि सतलज नदी के किनारे कौन था? सतलज नदी के किनारे जो था वो था रोपड़। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इससे संबंधित है। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, चिनाब के किनारे मांडा और हिंडन के किनारे आलमगीरपुर। तो इसका सही जो आंसर होगा 2, 1, 4, 3, मतलब ए ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी और दूसरा कथन है कि पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय है और इस संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। असत्य कथन चुनना है, केवल 3, 1 और 2, 2 और 3 या फिर 1 और 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए। इसका जो तीसरा है वो पूर्णतया गलत है। सॉरी, ए ऑप्शन जो है वो सही है, जो असत्य है। तो तीसरा जो कथन है, तीसरा कथन जो है वो गलत है क्योंकि लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय कहते हैं और यह संप्रदाय दक्षिण भारत में फैला था, लिंगायत संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक जो थे वो अल्लभा प्रभु थे और अन्य दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सत्य है। अगला प्रश्न है कि ऐहोल प्रशस्ति का संबंध पुलिकेशन द्वितीय से है, इसके रचनाकार कौन है? रविकीर्त, विल्हड़, विज्ञानेश्वर या फिर वलयापत? तो इसका संबंध जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, इसके हैं रविकीर्त। रविकीर्त ने ही इसकी रचना की, ठीक है। और पुलिकेशन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के जो वतापी थे वहां का ये शासक था। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही है कि भारत का जनसंख्या घनत्व 325 से बढ़कर 382 हो गया और शिशु लिंगानुपात में कमी आई
और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.97 से घटकर 1.64 हो गई। तो इसका सही आंसर क्या है कि 1 2 2 3 1 2 3 या फिर 1 3, जिसका सही जो है कि तीनों कथन जो है इसके पूर्णतया सही है। मैं सी ऑप्शन जो है वो सही। अगला प्रश्न है कि संविधान की अनुसूची उनसे विषयों से संबंधित है कि चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, आठवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तीसरी और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जो चौथी अनुसूची का संबंध है वो आपका राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, तीसरी अनुसूची में जो है वो शपथ है और 10वीं अनुसूची में जो है वो दल बदल के आधार पर अयोग्यता है। इस प्रकार से देखें तो सही आंसर जो हमारा सी ऑप्शन जो है वो होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है संस्था है उनकी स्थापना वर्ष कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई या बीएसएफ सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई। तो इस आधार पर हमें चयनित करना है कि कौन सा सही है। तो इसकी स्थापना के देखते हैं। जो एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना जो है वो 1984 में हुई, मतलब पहले का चौथा। सीआईएसएफ की स्थापना जो है वो 1969 को हुई। सीआरपीएफ की स्थापना जो है 1939 में हुई और बीएसएफ की स्थापना 1963 में हुई। तो इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है 4-3-2-1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यक्षगान कर्नाटक, छऊ उत्तराखंड, बिहू केरल या फिर मुखौटा नागालैंड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए, कि ए जो है वो सही सुमेलित है। बाकी जो है वो बिहू है, ये बिहू छऊ जो है वो उत्तराखंड का ना होकर झारखंड का है, बिहू जो है केरल का ना होकर असम का है और मुखौटा जो है वो नागालैंड का ना होकर अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चुनाव सुधार की समितियों पर उनके गठन वर्ष के कालक्रम के अनुसार बताना है। दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, ताराकुंडे समिति। तो समिति के स्थापना वर्ष के स्थान पर उनको सही क्रम सजाना है। तो ताराकुंडे समिति का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1980 में। 1980 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1998 में और दिनेश गोस्वामी समिति का गठन हुआ था अगर हम दिनेश गोस्वामी समिति की बात करें तो इनका गठन हुआ था 1990 में, दिनेश गोस्वामी समिति का। और इंद्रजीत गुप्ता समिति का जो गठन हुआ था 1998 में हुआ था, 1998 में हुआ था। और ताराकुंडे समिति का गठन जो है वो 1980 में हुआ था। तो इस हिसाब से जो सही आंसर होगा वो बी होगा, 3-1-2 ठीक है। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक और धर्म विधेयक उपरोक्त में से किन किन मामलों में संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ऑप्शन है 1-3-4, 1-2-3, केवल 1 या फिर 1-3। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 1 और 3। क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक और धर्म विधेयक पर कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती और संयुक्त बैठक का जो है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के तहत भारत के राष्ट्रपति को किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 42वां, 44वां, 13वां या फिर 36वां। इसका सही जो आंसर है वो आपका है इसका सही जो आंसर है वो आपका है पहला 42वां संवैधानिक संशोधन। ये हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
किन राज्यों के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में दिए गए? असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कि जो छठी अनुसूची में जिन राज्यों का उल्लेख है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का वर्णन है, इसलिए 1, 2, 3 और 5 सी ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन था? 14, 12, 18 या फिर 16? तो जो इसका सही जो आंसर है वो था मूल संविधान में भाषाओं को 14 भाषाएं थी और वर्तमान में जो हैं वो 22 भाषाएं हैं। 21वें संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया और 1967 में सिंधी को जोड़ा गया और 71वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जबकि 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में कह सकते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद द्वारा जुलाई 1956 में पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन है 16 राज्य, 16 और 4, 13 और 6, 14 और 6 और 15 और 7। तो इसका सही जो आंसर है वो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए थे जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी अधिनियम पारित किया गया था। 14 और 6 मतलब सी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे या उल्लेखित है? मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति तत्वों में या फिर मूल कर्तव्यों में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है मूल अधिकार में। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 16 जो है वो इसके लिए प्रावधान करता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित अनुच्छेद 58 में वर्णित राष्ट्रपति की योग्यताओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण न करता हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा या राज्यसभा का किसी भी सदन का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वह भारत का नागरिक हो। तो इसका सही जो आंसर है सत्य नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा है लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की योग्यता रखता हो। तो इसके अनुसार जो है, जबकि संविधान के अनुसार जो है कि जो राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य होने की निर्वाचित रखता हो, राज्यसभा का उल्लेख उसमें नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।